पॉइंट नंबर कितना है? 4 है, 3। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always open continuous curves that cannot form closed loops। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बना सकती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, कि ऐसा क्यों नहीं कर सकती वो। तो देखो, आपने ये देखा है कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं ना, अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम जस्टिफाई करते हैं ना, तो हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज का सपोर्ट लेते हैं और यहां पर उसको रखते हैं, तो वो रिपल्शन की वजह से अवे फ्रॉम इट डायरेक्टेड होता है ना, वो अवे फ्रॉम हिट ही होता है। और अगर निगेटिव चार्ज की बात करें तो निगेटिव चार्ज के लिए अगर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर की तरफ ट्रेस होता है ओनली टूवर्ड्स द निगेटिव चार्ज। तो बात यह है कि या तो कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने से अवे डायरेक्ट करेगा या तो टूवर्ड्स ही करेगा, यानी एक चार्ज पार्टिकल या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा। और या फिर हो सकता है उसके दो अलग अलग एंड्स पर पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, दोनों तरह के चार्ज भी उस पर हो सकते हैं। पार्टिकल एक ही है, चार्जेस अलग अलग भी हो सकते हैं। तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाएगी और वो निगेटिव चार्ज के अंदर जा सकती है इस तरीके से। लेकिन फिर भी ये क्लोज्ड लूप नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव की सरफेस से शुरू होकर ये निगेटिव की सरफेस पे आके टर्मिनेट हो गया। ये वापिस से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाके मिल नहीं सकता, ऐसे जीरो फॉर्म नहीं कर सकता, कंप्लीट जीरो फॉर्म नहीं कर सकता है ये। तो अभी भी स्टिल इट इज ए ओपन कर्व, नॉट ए क्लोज्ड लूप। ओके, तो इसका है बिकॉज either an electric field line is directed away from a point on charge or towards it. It cannot offer, it can't behave it cannot show duality। ड्युअलिटी समझते हो ना, दो बिल्कुल उल्टे नेचर शो करना ड्युअलिटी होता है। तो यहां पर दो बिल्कुल ऑपोजिट नेचर की बात हो रही, वो नहीं कर पाएगा। या तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ, भाई चार्ज ऑब्जेक्ट का कोई पॉइंट है, वो या तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ बिहेव करेगा, नेगेटिव की तरफ करेगा। एक ही पॉइंट पर दोनों के दोनों चार्जेस प्रेजेंट नहीं हो सकते। ओके, नंबर 4, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपकी क्या है, बार बार इसका नाम आएगा, तो इसको यहां पर डिफाइन कर लेते हैं। इफ द डायरेक्शन and magnitude of electric
field do not change at any point of an electric field it is called यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है कि फील्ड लाइंस है ना इक्वी डिस्टेंट होती हैं और पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो भी वैल्यू होगा मैथमेटिकल दैट विल बी अ कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर इक्वल टू 5 आयोटा प्लस 10 जेटा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर जिसमें भी होगा रिप्रेजेंट, इसमें क्या है कॉन्स्टेंट्स है। देखो 5x इसका x कंपोनेंट है, ई एक्स कितना है 5 और y कंपोनेंट कितना है 10 न्यूटन पर कूलम का। तो अब इसमें क्या है x की अलग अलग वैल्यूज और y की अलग अलग वैल्यूज के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट नहीं है, ये कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ये है यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म फिर ऐसा होता है ई वेक्टर इक्वल टू 3x आयोटा प्लस 9y जेटा न्यूटन पर कूलम। ये है नॉन यूनिफॉर्म। इसमें क्या है x और y किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर ये पॉइंट चेंज हो जाता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हो जाएंगे और कोऑर्डिनेट चेंज हो गए तो आप मान के चलो कि ई वेक्टर का वैल्यू हर पॉइंट के लिए अलग अलग आने वाला है और अलग अलग पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। ये है कांस्टेंट, ये है नॉन यूनिफॉर्म। इसके अलावा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड is produced by a point charge। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा नॉन यूनिफॉर्म, और चार्ज्ड स्फीयर, चार्ज्ड सिलेंडर, इसके अलावा लीनियर चार्ज, ये सब आपकी कोर्स में है, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किससे प्रोड्यूस होगा, सोर्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंशन। ये चीजें मैंने आपको यहां पर लिखवाई हैं, इनको याद रखना है। जब ये टॉपिक डिटेल में आएगा उस टाइम पे मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, देखो मैंने ऐसा बोला था और यहां पर ये रिजल्ट आया है, इसको देख लो, दोनों में मैच है कि मिसमैच है। तो ये मत सोचना कि हमारे कोर्स में तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, नहीं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न्स
अलग अलग टाइप के चार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है वो देख लेते हैं। ये कोई पॉइंट चार्ज है, कैसा है, पॉजिटिव। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह का होता है, इसको बोलते हैं रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा बोलेंगे, रेडियल। अब रेडियल क्यों बोलेंगे, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। रेडियल का मतलब है अगर आप यहां से एक सर्कल बनाते हो ना, तो ये हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके रेडियस के अलोंग होगी। समझ गए होंगे, ऐसा फील्ड जो होता है उसको रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ओके, अब निगेटिव चार्ज होता तो पॉइंट चार्ज, तो क्या डिफरेंस होता, बस ये एरो जो है ना ये निगेटिव चार्ज की तरफ हो जाता, बाकी सेम ही रहता, पैटर्न सेम रहता। अच्छा, और जैसे पेयर ऑफ लाइक चार्जेस है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो अब देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, इसकी ऐसे आएगी, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिंग है, और जब ऑपोजिट वेक्टर्स होते हैं ना, सुपर इम्पोज होते हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, और एक जगह ऐसी होती है जहां पर जाकर एक का इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे को कैंसिल कर देगा पूरी तरीके से, दोनों में से किसी का भी इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा नहीं, और वो इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करती है ना उसके ऊपर ही होता है हमेशा, और ऐसे जगह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होती है। ठीक है, सच अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, न्यूट्रल पॉइंट एन। इसकी पोजीशन पर न्यूमेरिकल आते हैं, और बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से डाइवर्टेड हो जाती है, ऐसे, इस तरीके से। बस आप देख लो इसे, क्योंकि ये आपके नोट्स में है। इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ये जो फील्ड लाइंस है ना इनमें लेटरल रिपल्शन होता है, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पास से निकलेगी ना, तो वो लेटरल रिपल्शन करती है, मतलब साइड बाय साइड वो रिपेल करती है, इसको धक्का देती है एक दूसरे को। इस वजह से क्या है, ये इस तरह से बेंड हो जाती है, जो धक्का देंगे तो बेंड होगी। ठीक, और हेड टू हेड भी इनमें धक्का लगता है, बैक टू बैक भी धक्का लगता है। तो अगर पॉजिटिव चार्जेस तो ऐसा पैटर्न है, निगेटिव के लिए एरोज उल्टे हो जाएंगे, बट ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइक पॉइंट चार्जेस, ये आपका बी है। और अनलाइक पॉइंट चार्जेस है तो जैसे कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो आप ये देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होगी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होगी, ये दोनों को डायरेक्शनल वेक्टर्स हैं, और ऐसे वेक्टर सुपरपोज होते हैं ना तो एडअप हो जाते हैं। ऐसे में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और इस तरफ वाली फील्ड लाइन इस तरह से आ जाएगी, क्योंकि इनमें लेटरल रिपल्शन होता है, इसलिए ये इसको ऊपर की तरफ धकेलेगी। इधर वाली होगी वो भी दूर रिपेल आउट होगी, लेटरल रिपल्शन, साइड से रिपल्शन होता है। जैसे आप बैठते हो बच्चे, गर्मी में बैठते हो क्लासरूम में, तो एक तुम्हारे पास आ जाए इधर से, एक इधर से आ जाए, और ऐसे, तो आपको गर्मी, आप क्या करोगे, ऐसे दूर हटाओ, मार्कोनी रूल है ना। बाकी की फील्ड लाइंस है वो भी इस तरह से ये दूर हट जाती है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेंटेन गैप, लेटरल गैप इन द फिगर शोन बिलो। ठीक है, तो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव अ प्रॉपर्टी टू रिपेल ईच अदर लेटरली, लेटरल रिपल्शन होता है। ये एरो ऐसे होगा,
इस तरीके का, ये और भी फील्ड लाइंस ये ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, पूरा ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, पैटर्न दिख जाए बस, ऐसा पैटर्न होता है। सो इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ a pair of unlike point charges। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न आपने देख ही लिया, तो उसमें टाइम खराब क्यों करना। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होते हैं? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से भी हो सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकता है फील्ड ऐसे, ठीक है। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और गैप बिटवीन द फील्ड लाइंस चेंजेस। ये हो गया जी। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जैसे कि चार्ज मेटल है, स्फीयर है, उसका उसका भी पॉइंट चार्ज, जैसे कि ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, इस पर मान लो कोई चार्ज है, डायग्राम के लिए मैं स्टैंडर्ड पॉजिटिव ले रहा हूँ, ओके। ये कंडक्टर है, कंडक्टर लिखने के लिए इतना काफी है, एप्सिलॉन इक्वल टू इनफिनाइट या के कैपिटल के इक्वल टू इनफिनाइट। ऐसे में इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो रेडियल होता है, मतलब सेंटर से जो लाइन रेडियस के अलोंग होती है उस तरह के ऐसे हो जाएगी, रेडियली आउटवर्ड इस तरह से। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी ई इन विल बी जीरो, बताया था मैंने आपको, है ना। कंडक्टर के सॉलिड इंटीरियर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ओनली, ओके, नॉट इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कॉन्फ्लिक्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके। असल में उनमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो बस सिचुएशन का डिफरेंस है, वो भी जब डिस्कशन में आएगा तो बताऊंगा, अभी बताऊंगा याद ही नहीं रहेगा। तो ये पैटर्न्स देख लेना, इनके डायग्राम आते हैं। ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ पेयर ऑफ लाइक पॉइंट चार्जेस और अनलाइक पॉइंट चार्जेस, ये पूछे जा चुके हैं। और ये आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज का, इसका भी पूछा जा चुका है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ सकते हैं। और एक है इनफाइनाइट एक्सटेंशन की प्लेन चार्ज द शीट, ये प्लेन चार्ज द शीट है, इसका एक्सटेंशन कैसा है? इसका एक्सटेंशन है इनफाइनाइट, मतलब ये हर तरफ बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है। इनफाइनाइट एक्सटेंशन का मतलब मैं आपको जब इसका डेरिवेशन आएगा तब भी बताऊंगा, हर तरफ ये इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ऐसा होता है, किस तरीके से होता है, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बताओ। हाँ, दूसरी तरफ भी ऐसा ही होगा, दूसरी तरफ भी ऐसा ही होगा। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्म प्लेन चार्ज, ठीक है। तो ये आपके सामने है पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल। So it is nothing, just a particle containing equal and opposite nature of charge at its opposite ends। तो डेफिनेशन इसकी है, it is a particle containing equal and opposite charges on its opposite ends। हाँ जी, तो जैसे मैं ये कहूं कि ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, एक तरफ है
यहां पर एक चार्ज और दूसरा यहां पर चार्ज है प्लस क्यू और इस जगह पर है माइनस क्यू। तो ऐसा जो पार्टिकल है इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसका एग्जांपल क्या, देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये क्या भाई, पोलर मॉलिक्यूल्स है ना, वो हो जाएंगे इसके एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल H2O, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, NaCl, है ना। और पोलर मॉलिक्यूल्स और कौन से, ठीक है, इतना का। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और दूसरी तरफ उसका पार्शियली निगेटिव चार्ज, दोनों के दोनों चार्जेस है ना इक्वल होते हैं, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है और पोलरिटी उनकी ऑपोजिट होती है। तो हम ये कह सकते, देखो थ्योरेटिकली इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका ये रहेगा, एक तरफ पॉइंट चार्ज रख के शो करेंगे प्लस क्यू और एक तरफ रखेंगे माइनस क्यू, इस तरीके से। और इसका जो सेंटर होता है ना, इस सेंटर ओ को कहते हैं हम सेंटर ऑफ द डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल। और इसको है ना हमेशा एज ए ओरिजिन कंसिडर करना है, जितने भी हम फॉर्मूला डेरिवेशंस करेंगे ना उन सब में ओरिजिन को, ओरिजिन कहां कंसिडर करेंगे, डाइपोल का सेंटर, ठीक है, ओके। फिर आती है बात कि ओरिजिन, इस ओरिजिन से एक चार्ज का डिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल ए कह दिया, तो दूसरे का डिस्टेंस भी स्मॉल ए है। इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन हो गई माइनस ए और इसकी पोजीशन हो जाएगी प्लस ए, ठीक है। लेंथ ऑफ द डाइपोल इज द इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल्स, ये डाइपोल की लेंथ हो जाएगी। तो यहां पर हम ऐसा डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को, वो तो कर दिया हमने। द सेपरेशन बिटवीन the two poles of the dipole is called its length। तो डाइपोल का लेंथ क्या होता है, दोनों पोल्स के बीच का सेपरेशन, सेपरेशन मतलब एक लेंथ है, डिस्टेंस है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां नोटिस करने वाली, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ अ डाइपोल, जीरो। टोटल चार्ज ऑन अ डाइपोल is a zero, but its electric field, but its electric field isn't zero। ये मैंने बता दिया आपको, ये इसका टोटल चार्ज तो जीरो होता है बट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, व्हाई। बिल्कुल जाएगा। और अभी हमने थोड़ी देर पहले जो डायग्राम बनाया था ना, वो पैटर्न इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न होगा। और ऐसा क्यों है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन है। अगर दोनों ओवरलैपिंग होते ना तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाता ही नहीं, पर इनके बीच में सेपरेशन और इस वजह से इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपेंड कर जाता है, ठीक बात है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, द टोटल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो बट इट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, व्हाई, जस्टिफाई, तब आपको यह संभालना पड़ेगा आंसर, ठीक है। बिकॉज both the charges
of a dipole do not coincide. दोनों चार्जेस कोइंसाइड नहीं करते हैं, मतलब या कहें कि do not have same position, और ऐसा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपैंड करेगा। सीख लेनी चाहिए, उसको बार बार यूज करेंगे, इसलिए इसको याद रखना है। और वो क्वांटिटी है इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, यहां पर जगह नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ either charge, magnitude of either charge is also called pole strength. Okay, pole strength, ठीक है। डाइपोल की पोल स्ट्रेंथ क्या है? उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड, एंड इट्स इफेक्टिव लेंथ ठीक है। फॉर ए रेफरेंस वी टेक दैट डाइपोल, तो उसका डाइपोल मोमेंट है ना, वो क्या हो जाएगा? P इक्वल टू 2a, तो उसकी इफेक्टिव लेंथ है, और पोल स्ट्रेंथ उसकी है स्मॉल q, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ गया। बट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर के लिए फिर डायरेक्शन चाहिए होता है ना। इट इज अ वेक्टर along negative pole to positive pole। हाँ जी, इसकी डायरेक्शन बता दी हमने भाई, वेक्टर है, इट इज वेक्टर अलोंग नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल, तो इस डाइपोल के नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। अब यहां पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ ही क्यों? व्हाई द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज फ्रॉम नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल, why not from positive pole to negative pole, as it is the direction of electric field of the dipole on the axial line? So why the dipole moment is not defined along the electric field vector on the axial line of a dipole? Why against it? इसका जवाब हम यहां पर नहीं दे सकते, इसका एक डेरिवेशन होगा, उस डेरिवेशन से हमें ये पता चलेगा कि इसकी डायरेक्शन ऐसे ही क्यों डिफाइन है, ठीक है। सो वेट फॉर दैट क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। अब बात यह है कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, उसका डायरेक्शन बोला जाता है पी कैप, तो इसका यूनिट वेक्टर है डॉट पी कैप लगा दिया। अब मैं क्या करूं बताओ? मैंने आपको बताया था, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, दिस इज पी वेक्टर। अगर आपने डायरेक्शन दे दिया, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन कर दिया है, तो फिर ये एक रेस्पेक्टेड वेक्टर बन गया, ठीक। अब बात आ जाती है कि कोई नई क्वांटिटी आती है तो ये सब बता देते हैं हम, फॉर्मूला क्या है, डायरेक्शन क्या है, अगर वेक्टर है तो, और उसके बाद हमें बताना पड़ता है इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशंस आल्सो। तो एसआई यूनिट इसका क्या होगा बता दो, एसआई यूनिट बताइए। डेफिनेशन पे चलो, हाँ ये रहा, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इधर चार्ज एंड इट्स इफेक्टिव लेंथ है, तो दो का प्रोडक्ट है, एक तो चार्ज और एक लेंथ है। बताइए ऐसा यूनिट क्या बनेगा? कॉलम
लेंथ के लिए मीटर, कूलॉम डॉट मीटर, ठीक है। दो यूनिट्स को सेपरेट करने के लिए डॉट लगाते हैं, क्रॉस मत लगा देना, यूनिट्स क्रॉस अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, और आप चाहो तो इसको ये भी कह सकते हो, कूलॉम को एम्पियर डॉट सेकंड भी कह सकते हो ना, एम्पियर डॉट सेकंड डॉट मीटर, ऐसे भी कह सकते हो। अब डायमेंशंस की बात करें तो डाइपोल मोमेंट का डायमेंशंस क्या हो जाएगा, एम मीटर है लेंथ के लिए, और चार्ज का क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम। तो करंट के लिए सिंबल क्या होता है, ए। आई तो क्वांटिटी के लिए सिंबल है, डायमेंशनल सिंबल क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, एम्पियर, ये तो होता है, इसका यूनिट भी एम्पियर होता है और डायमेंशनल सिंबल भी एम्पियर होता है, ठीक। और फिर आता है सेकंड किसका, टाइम का, टी, एल ए टी, दीज आर डायमेंशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। ओके, डायमेंशंस वेक्टर नहीं होती, स्केलर है, यूनिट स्केलर होता है। तो ये इंट्रोडक्शन है आपका किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर का, ठीक है। डाइपोल मोमेंट वेक्टर कह सकते हो इसे, इज्जतदार है भाई वेक्टर। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप है, कॉल मी सर, तो कॉल मी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। अब हम बात करेंगे कि भाई हमने क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, हमने कहा ना। तो अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें फिर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल, ठीक है। एज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल इज नॉट जीरो, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट, बट देयर आर टू सिंपल केसेस ओनली इन योर सिलेबस, ओके। फर्स्ट इज axial electric field of a dipole, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डाइपोल। अब बात यह है कि आपको अरे हाँ मैंने पता ना, भूल गया मैं आपको, व्हाट इज एक्सिस ऑफ ए डाइपोल, द लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट चार्जेस ऑफ ए डाइपोल इज कॉल्ड इज एक्सिस, ठीक है। तो ये एक तरीके से कहें कि कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको भूल जाए हम, बता दिए एक बार, हाँ ठीक है। डाइपोल के दोनों चार्जेस को ज्वाइन करके जो लाइन पास होती है उसकी एक्सिस है, और एक्सिस की डेफिनेशन मोस्टली ऐसे ही होती है, ठीक है। तो हमें बस इतना कहा गया, डाइपोल लो, उसकी एक्सिस पर कोई पॉइंट लो और पता करके बताओ कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। तो भाई अब जैसा कहा वैसा करना पड़ेगा अपने को। तो हमें कुछ नहीं आ रहा, तुम्हें भी कुछ नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा है। कहा क्या गया है, डाइपोल। अच्छा पहले डाइपोल तो रखें, और डाइपोल को रखें किस तरीके से, तो सही तरीका यह है कि डाइपोल को आप जब रख रहे हो तो उसका जो भी पॉइंट हम ले रहे हैं वो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के फेवर में हो, क्योंकि प्रायोरिटी निगेटिव और पॉजिटिव में से किसको देंगे, पॉजिटिव चार्ज को देंगे। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इफेक्टिव लग रहा है अपने को वो होना चाहिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, जिससे कि माइनस आयोटा या माइनस आर कैप ऐसा कोई वेक्टर न लगे, ठीक है। हमें माइनस को अवॉइड करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाना है। देखो कैसे, लो जी, ये एक है पॉइंट चार्ज है और ये दूसरा पॉइंट चार्ज है, और ये एक ही पार्टिकल पर है, इसलिए हार्ड लाइन से ज्वाइन करेंगे। हार्ड लाइन मतलब एक कंटिन्यूअस लाइन होगी, डॉटेड लाइन नहीं होगी। डॉटेड लाइन का मतलब है इमेजिनरी लाइन, या फिर कहे हमें जरूरत पड़ी तो हमने ड्रॉ कर दी, वो डॉटेड लाइन बनाएंगे फिजिक्स के अंदर। अब बात यह है कि मैं इसको प्लस क्यों लिखूं और इसको माइनस क्यों लिखूं, या फिर इसको माइनस क्यों लिखूं और इसको प्लस क्यों लिखूं। तो मैं काम करता हूं, मैं यहां पर कर रहा हूं प्लस क्यू और यहां पर लिख रहा हूं मैं माइनस क्यू। ये माइनस क्यू पोल है और ये प्लस क्यू वाला है, और ये है हमारा ओरिजिन। ये ओरिजिन है, इसकी यहां से डिस्टेंस है ए, और ये वाली डिस्टेंस सेगमेंट भी कितनी है, ए। अब इसकी एक्सिस बनानी पड़ेगी, क्या कर रहा है, एक्सियल पोजीशन पर। तो लो जी, ये लाइन जो इसको ज्वाइन कर रही है वो है इसकी एक्सिस, समझ गए, ये इसकी एक्सिस है। और ये वैसे हम बोलते हैं कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन
क्यों? अच्छा, लो, कोई ट्रैक्टर आ गया क्या उधर? माइनस क्यों प्लस क्यों? अब देखो, हाँ मैं ये कह रहा था कि जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस तरफ है तो उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन ये होगी। हमने इस तरीके से रख लिया, और याद रखना डाइपोल को हमेशा डेरिवेशन करते टाइम ऐसे ही रखना है, माइनस क्यों लेफ्ट में और प्लस क्यों राइट में। तो आपके किसी भी डायग्राम के अंदर ऐसे सरदर्द नहीं होगा और इतना सारा सॉल्यूशन कर लिया अब जाके ये माइनस खाया जा रहा मेरे को, ऐसा नहीं होगा कि सिर पकड़ना पड़ जाएगा। चलो जी ठीक है, तो डाइपोल आ गया, एक्सिस आ गई, अब लेना है पोजीशन जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो पोजीशन मैं चाहूं तो यहां ले सकता हूं, ठीक, और पोजीशन चाहूं तो इसके बीच में ले सकता हूं, या चाहे तो इस तरफ ले लूं। मैं इस तरफ मैं इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू का होगा स्ट्रॉन्ग, और प्लस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां अप्रोच करेगा वो दूर है ना, तो वो होगा वीक है। तो यहां डोमिनेट करेगा निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि स्टैंडर्ड नहीं हुआ। और अगर यहां ले आऊं पॉइंट को तो प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा, जो कि स्टैंडर्ड है। और अगर मैं यहां बीच में ले लूं तो बीच में भाई ये एक पार्टिकल है, पार्टिकल के अंदर तो कुछ आने से तो रहा, इसलिए इसके बीच में हमें कोई भी पॉइंट नहीं लेना, क्योंकि वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सेसिबल नहीं है बाहर वालों के लिए। तो आप फाइनल हो गया कि हमें जो पॉइंट लेना है वो यहीं पर इसकी एक्सिस पे लेना है। दिस इज पॉइंट पी वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ ऑफ द पोल्स ऑफ द डाइपोल। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो फिर एक काम करें, वेक्टर का टोटल वैल्यू कैसे आता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो मैं यहां कह रहा हूं लेट, देखो थोड़ा सा प्लॉट भी लिखना पड़ेगा, डेरिवेशन में बताना पड़ेगा हाँ भी ऐसा ऐसा है और हम ये कर रहे हैं। देखो, लेट ए पॉइंट P lie on at डिस्टेंस, हाँ जी सेंटर से डिस्टेंस इसका बता देते हैं, स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर of a dipole net axial electric field at P due to both the point charges। अच्छा, तो ये बताइए कि जो दोनों पॉइंट चार्जेस है ना, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है हमें पता है ना। लो जी, शुरू हो गया। तो मैं कह रहा हूं E एट एक्सिस वेक्टर इक्वल टू E एट दैट पोजीशन ड्यू टू प्लस क्यू प्लस E एट दैट पोजीशन ड्यू टू माइनस क्यू, वेक्टर सम। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वेक्टर सम इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, अब माइनस क्यू यहां है ना, सॉरी पहले प्लस क्यू का करना है। प्लस क्यू की वजह से देखो यहां से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, चार्ज जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा, तो उसमें सोर्स चार्ज कौन होगा? प्लस क्यू। बताइए इसका इस डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस कितनी है पहले तो ये बताओ, ये चाहिए हमें। क्या बात कर रहे हो? आर कोई भी रैंडम डिस्टेंस है, आर अपॉन 2 कैसे कह सकते हो? ये ए है, ये आर है, बताओ। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ, एनी टाइम याद रखो बेटा, मैंने बताया था आपको। देखो के क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर होता है कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर डिस्टेंस कितनी है? दिस माइनस दिस गिव्स दिस। क्या हुआ? बोलो बोलो। आर माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है,
तो यहां पर देखो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इट होगा, मतलब इस तरह से होगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज हियर। ओके, ऐसे इसकी डायरेक्शन को मैं कह रहा हूं, देखो डायरेक्शन वो लेनी चाहिए जो कि हमारे इस सिनेरियो में स्टैंडर्ड है। तो डाइपोल के पास खुद की एक डायरेक्शन डिफाइन है अच्छे से, और वो है डाइपोल मोमेंट वेक्टर। अब ये भी डिफाइन किया था हमने, किस तरह से किधर होता है वो, माइनस क्यू से प्लस क्यू के अलोंग, मतलब इस डायरेक्शन में हमारे पास कौन है, पी कैप। पी कैप, ओके, पी कैप। तो मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू का इस तरफ है ना, और इस डायरेक्शन को मैं कह रहा हूं पी कैप। तो मैं यहां पर पी कैप लगा दूं, डॉट पी कैप। अब ये बन गया है वेक्टर ड्यू टू प्लस क्यू, ठीक है। प्लस अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वन माइनस क्यू, यहां पर पॉइंट चार्ज है ये भी, तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है। तो मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा के क्यू अपॉन इसकी डिस्टेंस का स्क्वायर, बताओ क्या होगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, पर हमें तो ये वेक्टर चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर होगा टूवर्ड्स द चार्ज, ये होगा ई ड्यू टू माइनस क्यू वेक्टर। तो ये डायरेक्शन इस पी कैप के अगेंस्ट है, तो ये डायरेक्शन लगेगी माइनस पी कैप। अब ये वेक्टर सम हो गया, इनका हो जाएगा, सॉल्व करना आंसर आ जाएगा बस। यहां तक की स्टोरी में कोई भी डाउटफुल है तो बोल दो। देखो इसमें एलसीएम ले लेते हैं, और कॉमन क्या क्या आ रहा है, के क्यू दोनों में है, और पी कैप डायरेक्शन में कॉमन आ जाएगा, और ये माइनस जो होगा यहां पर सेट हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये आ जाएगा ई एक्सियल वेक्टर इक्वल टू के क्यू, और अंदर ब्रैकेट में आएगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, और डॉट पी कैप। ठीक, सॉल्व करें। बताओ बेटा अब क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों का प्रोडक्ट आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर गुड, यस माइनस बी स्क्वायर, ऐसा हो गया, और स्क्वायर दोनों पे ही है, तो फिर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छा जी, ऊपर क्या आएगा, अगर इसका डिवीजन देंगे तो ये आएगा, यहां पर ऊपर ये 1 से मल्टीप्लाई होगी, क्या बनेगा, इसका होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, यहाँ कोई डाउट तो नहीं है। तो मैं कह रहा हूं इसका होल स्क्वायर बताइए क्या होगा, आर स्क्वायर, यस यस, ना ना प्लस 2ar, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही फॉर्मेट है। माइनस, यहां माइनस लग गया, अब ये आएगा डिवीजन, इसका डिवीजन इसमें देंगे तो ये मिलेगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट है ये। तो अगर इसका डिवीजन इसमें लगा तो ये बचा, ये आ जाएगा यहां पर, ये पटक दो यहां, और ओपन करके रखते हैं, तो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, यस यस, हाँ, और जब उस ब्रैकेट को खोल देंगे तो बाहर वाला माइनस अंदर उसके ये नहीं करेगा क्या, देख लो। तो जो पॉजिटिव टर्म्स हो नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो आप, ये स्टोरी खत्म खत्म हो गई, और ये 2ar प्लस 2ar क्या बचा, 4ar, ओके। तो k टाइम्स q इंटू 4ar डॉट पी कैप डिवाइड विद r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आ गया ई एक्सिस वेक्टर। और हम बाकी का काम इधर करते हैं, जरा बताओ ई एक्सिस पर क्या आ जाएगा। एक बात सोचो, इतना सारा कचरा फैल रखा है कि हम इसको पैक नहीं कर सकते, क्या क्या करें, इसे इसे खोलेंगे तो रायता फैलेगा, सिमटेगा थोड़ी, हमें तो पैकेट करना, पैकिंग करना है। इसका नहीं हो सकता पैकिंग, ये तो ऑलरेडी पैक्ड है। ऊपर देखो, के है, ए है, 2b होगा, 2aq p कैप को अपन एक पैकेट लिख सकते हैं,
जस्ट बिफोर दिस स्क्रीन वी डिफाइंड पी वेक्टर्स, है ना। तो यहां पर मैं कह रहा हूं ट्वाइस के आर पी वेक्टर डिवाइड विद आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। यह आपका एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल फॉर्मूला आ गया है। ए तो गया ना, बिकॉज यहां पर रीजन लिख सकते हैं हम, बिकॉज पी वेक्टर इज डिफाइंड एज 2aq डॉट पी कैप। और यहां पर देखो ये 4 है ना, इसको 2 इंटू 2 कर लेते हैं। एक 2 तो ए क्यू पी कैप के साथ कंबाइन होकर पी वेक्टर बन गया, और एक 2 पड़ा है यार, ये रहा। सही है ना। ठंडे दिमाग से सोचो, मैथमेटिक्स बोलती है, मैंने आपको कितनी बार कहा मैथमेटिक्स स्पीक्स बट वी हैव टू डिकोड द लैंग्वेज। अच्छा, मैथमेटिक्स हमें इस फॉर्मूला से क्या बताना चाह रही है, देखो तो, पी वेक्टर और एक्सिस पर ई वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर ऑपोजिट होते तो यहां माइनस आ जाता, पर ये तो सेम डायरेक्शन में, तो यहां पर हम कहते हैं क्लियरली एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल is always along the dipole moment वेक्टर। मतलब ई वेक्टर एक्सिस पर पैरेलल होता है पी वेक्टर के, है कि नहीं। ये पूरा एनालिसिस हो गया क्या, एक स्पेशल केस हो रहा है, अगर उसको इंक्लूड करें तो स्पेशल केस को हम यहां लिख दे क्या, स्पेशल केस को हम यहां लिख रहे हैं, ओके। यहां पर स्पेशल केस व्हेन r इज वेरी मच ग्रेटर देन a। इस डाइपोल की लेंथ क्या है 2a, मतलब यहां पर इसके लेंथ में जो पैरामीटर यूज हो रहा है वो मेनली a है। अगर r यानी कि ये डिस्टेंस इस a की कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, मतलब p लाइज एट ए लॉन्गर डिस्टेंस देन द लेंथ ऑफ द डाइपोल, तो ऐसे सीन में क्या होगा। अच्छा, बहुत बड़ा टर्म है r, तो आर स्क्वायर में चाहे तो आप ऐड करो चाहे तो सब्ट्रैक्ट करो, a का स्क्वायर ऑलमोस्ट उसका वैल्यू आर स्क्वायर के अराउंड होगा कि नहीं होगा, है ना। अब जैसे कि मैं कहूं कि r तो है 50 और a है वो है 2, तो 50 इज वेरी मच ग्रेटर देन 2, है कि नहीं है। आप मान लो कि आप कोई काम करते हो, बात हुई 50 रुपए के अंदर, और वो आपको 2 रुपए देके ये क्या है, तो बोला कि ले जा 2 रुपए होते तेरे लिए, वो ऐसे कैसे 50 रुपए में बात हुई थी, 50 का 48 हो सकता है, 45 हो सकता है, 50 का 2 कैसे हो सकता है। और अगर बात आ जाए स्क्वायर पर, कल से महंगाई होगी, इतना स्क्वायर बढ़ गया, तो ये स्क्वायर का डिफरेंस तो और भी ज्यादा होगा, इसका स्क्वायर 2500 हो जाएगा और इसका स्क्वायर जो है ना वो सिर्फ 4 होगा। छोटे नंबर का स्क्वायर भी ज्यादा बढ़ता नहीं है, बड़े नंबर का स्क्वायर बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे में 2500 में अगर आप 4 को प्लस माइनस करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, नेग्लिजिबल वही आएगा, नियरली उसको 2500 ही बोलोगे आप, है ना। अगर 4 रुपए कम भी देके आए हो ना तो आप बताओगे 2500 में लेके आया, सही है ना। तो फिर ऐसे में ई एक्सिस पर क्या आ जाएगा, ई एक्सिस वेक्टर इज इक्वल टू, देखो अब इसको हम सिर्फ कहा गया, ये रहा, किसको हम सिर्फ आर स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे तो आर टू द पावर 4 हो जाएगा नीचे, और एक आर ऊपर बैठा है उसको भी काट लो इससे, तब नीचे आर क्यूब बन गया। तो इसका मतलब ये हो गया ई एक्सिस वेक्टर उस कंडीशन में हो जाएगा 2kp वेक्टर डिवाइड विद आर क्यूब फॉर ऑल कंडीशंस आर मच ग्रेटर देन ए। ये कंडीशनल फॉर्मूला है, यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है, ये कंडीशनल है बेटा, समझ गए। इसको हर कहीं नहीं लगा सकते आप, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आर ए से बहुत बड़ा है कि नहीं है। जैसे कि ए आपका 2 है और आर आपका 10 है तो भी ये वर्क करेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करके देखो, 10 का स्क्वायर करके देखो, डिफरेंस इज वेरी क्लियर। और अगर आर आपका 2 है
और आर आपका जैसे नहीं नहीं ए आपका 2 है और आर आपका 8 है तो भी ये चलेगा, बिकॉज स्क्वायर पे डिसीजन है। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64। तो ऐसे में ये फॉर्मूला नियरली सेम आंसर तक पहुंचा देगा आपको, ये नियरली, नॉट एग्जैक्टली, बट द प्रिसीजन डज नॉट मैटर एट दैट डिफरेंस। समझे होंगे इसको। अब इस डेरिवेशन में क्या चीज है जो कि आपको उड़ जा सकती है, आपको शुरुआत करने से क्या रोक लेगा? पहला स्टेप लेने का लॉजिक मैंने आपको बता दिया, उसके बाद इस डायग्राम से इस इंफॉर्मेशन को रिप्लेस करना बता दिया, उसके बाद में आपको इसके स्टेप्स है वो सोल्व करना बताया, और लास्ट में फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला में किसको रिप्लेस करके थोड़ा सा पैक करना है, ये इतना सारा कचरा है इसको इकट्ठा करके डस्टबिन बनाओ, ये डस्टबिन आ गया, भर गया, फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो गया है। उसके बाद इसको देखो, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से डायरेक्ट बात कर रहा है कि ऑपोजिट बात कर रहा है? डायरेक्ट कर रहा है, ऑपोजिट नहीं है ना। तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है, मैचिंग डायरेक्शंस हैं। ये बात कह के आगे आ जाओ। और फिर इसके अंदर स्पेशल केस क्या हो सकता है भाई, ये टर्म है ना इसके सामने बहुत कमजोर पड़ जाए, तो ऐसे में क्या होगा, हमें इस पे फोकस करना है, इस पे फोकस ही नहीं करना। तब आपका फॉर्मूला इस तरह से वर्क करेगा और रिजल्ट्स विल बी वेरी क्लोज टू द रियलिस्टिक वैल्यूज। ओके।